लूँगा क्या, मैक्सिमम मॉडुलस थियरम, या हम बोल सकते हैं मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल। मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम कहिए, चाहे मैक्सिमम मॉडुलस, क्या भैया मैं लिख रही है क्या? लिख नहीं रही हो आप? कहाँ लिख रही हो? लिख ली हो? अच्छा, मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम आर मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, किसी भी नाम से, ठीक है। आपके सिलेबस में पूरा साफ साफ लिखा हुआ है मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम आर मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल। वैसे पूछा जाता है बहुत कम, एकदम न के बराबर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया हुआ है, बट आपके सिलेबस में से बता देता हूँ। और ये पूरा एमएससी का थ्योरम है, बहुत टफ भी नहीं है, आसान है, इसलिए मैं सोचा बता दूँ आप लोगों को, ठीक है। तो मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम वैसे एक्चुअली दो होता है, ये दो नहीं होता है, मतलब इसके साथ एक और होता है। जब एमएससी में जाएंगे आप, तो एक होता है मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम और दूसरा आपको पढ़ना है मिनिमम मॉडुलस थ्योरम भी पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे आपका जो सिलेबस है, आप अपना सिलेबस देखेंगे तो हाँ साफ साफ केवल एक ही लिखा है मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम, तो आपको खाली यही पढ़ना है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। और ये थ्योरम तब के लिए जब मान लीजिए पेपर टफ होगा तब के लिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपसे बहुत न के बराबर पूछा जाता है। मेन वही चार हैं आपके, कॉची थ्योरम, कॉची इंटीग्रल फार्मूला, मोरेरास थ्योरम एंड लिवलीज थ्योरम। इस चार में से दो आप देखेंगे हर साल अल्टरनेट आते ही आते हैं, ये जान लीजिएगा, ठीक है। तो उसको तैयार करना कंपलसरी है, उसको पक्का तैयार कर लीजिएगा आप लोग। और वही कॉची इंटीग्रल फार्मूला पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल, और उस न्यूमेरिकल को हम फिर आगे रेसिड्यू थ्योरम पढ़ाएंगे, जो देखेंगे उसको भी हर बार पूछा जाता है एग्जाम में आपसे, और रेसिड्यू थ्योरम के हेल्प से भी हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो आप चाहे यहाँ तैयार कर लें, चाहे वहाँ रेसिड्यू थ्योरम से उस क्वेश्चन को तैयार कर लें, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट लिखिए आप मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम का सबसे पहले, ठीक है। देखिए, इफ़ एफ जेड इज एनालिटिक, मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखिए, इफ़ एफ जेड इज एनालिटिक, इफ़ एफ जेड इज एनालिटिक within and on a, if fz is analytic within and on a closed contour capital C, within and on a closed contour capital C, closed contour capital C, then the point giving the maximum, then the point giving the maximum value of mod fz, maximum value of mod fz हो गया, can lie on the boundary capital C, can lie on the boundary capital C हो गया, not within C, ठीक है। देखिए बहुत ही सिंपल सा इसका स्टेटमेंट है, मैंने इसे बोल दिया, बट अगर आप देखें तो आसानी से आप इसको तैयार कर सकते हैं, समझ सकते हैं। साफ साफ इसमें बोला है कि एफ जेड कैसा फंक्शन है हमारा, एनालिटिक। एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है विद इन एंड ऑन अ क्लोज कंटूर सी। विद इन एंड ऑन अ क्लोज कंटूर सी मतलब जो भी कर्व दिया रहेगा उस कर्व के अंदर हर एक पॉइंट पर और उस कर्व के बाउंड्री पर हर एक पॉइंट पर। आप अगर फंक्शन को चेक करेंगे कि एनालिटिक है कि नहीं है, तो आप पाएंगे कि वो क्या होगा, हर पॉइंट पे एनालिटिक होगा, ऐसा फंक्शन हमारा है। और साथ ही साथ बोला है कि फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मतलब एफ जेड की मॉड, मतलब उसकी वैल्यू, जो मॉड एफ जेड की वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू, वो कहाँ मिलेगी। तो देखिए इसे होता क्या है, जैसे फंक्शन मान लीजिए है, बहुत सिंपल सी बात है, मान लीजिए कर्व है, कर्व के अंदर तमाम पॉइंट्स हैं, बाउंड्री पे तमाम पॉइंट्स हैं, और हमारे पास फंक्शन एफ जेड है ना। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप एक एक पॉइंट लेंगे, जेड के स्थान रखते जाएंगे, यही ना होता है भाई। अगर मान लीजिए कोई डोमेन हो, आपके पास डोमेन हो और फंक्शन इस डोमेन में डिफाइंड है ना, डोमेन मान लीजिए नेचुरल नंबर ही डोमेन के रूप में हो, और तो इसमें ये सब नंबर होंगे, है ना। तो आप क्या करेंगे, आप x के स्थान पर 1, तो f1 निकाल के देखेंगे क्या है, f2 निकाल के देखेंगे क्या है। ऐसे आप फंक्शन जो से डिफाइंड रहेगा फंक्शन, तो मैं ऐसे ही fx लिखा हूँ, fx डिफाइंड रहेगा, x स्क्वायर x क्यूब ऐसा कुछ रहेगा। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे यहाँ पे x के स्थान पे 1 2 3 रखते जाएंगे, और उसकी वैल्यू फंक्शन की हमको मिलती जाएगी। यही नियम होता है, फंक्शन अगर दिया है, डोमेन पता है, तो हम लोग डोमेन से जो है x की वैल्यू रखते जाएंगे, फंक्शन की वैल्यू हमको मिलती जाएगी। तो उसमें आप देखेंगे कोई ना कोई वैल्यू तो मैक्सिमम होगी,
या जब रखते जाएंगे उसमें कोई ना कोई वैल्यू मैक्सिमम भी पाएंगे आप, और कोई ना कोई वैल्यू मिनिमम भी आप पाएंगे। बोलिए पाएंगे नहीं पाएंगे? तो आपको मैक्सिमम, अच्छा इसमें क्या कर रहा है कि जैसे अब तमाम पॉइंट्स हैं, कर्व के अंदर तमाम पॉइंट्स हैं और बाउंड्री पे तमाम पॉइंट्स हैं, और हमारा फंक्शन जो एफजेड है वो हर एक पॉइंट पे क्या है, एनालिटिक है। अब बात आती है फंक्शन के वैल्यू की, मतलब मॉड एफजेड की, मतलब फंक्शन के वैल्यू की बात आती है। तो आप हर एक पॉइंट जो इसके अंदर है, जो बाउंड्री पे है, आप रखते जाइए एफजेड में, जेड के स्थान पर, और आपको एफजेड की वैल्यू मिलती जाएगी, आपको एफजेड की वैल्यू मिलती जाएगी। और उसी एफजेड की वैल्यू में से कोई ना कोई वैल्यू मैक्सिमम होगा, है ना। तो वो जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा हमें, वो किस पॉइंट पे मिलेगा? तो हमारा थ्योरम कहता है कि वो पॉइंट कहाँ होगा, बाउंड्री पे होगा। मतलब फंक्शन जो है वो अपना मैक्सिमम वैल्यू कहाँ रखेगा, बाउंड्री वाले पॉइंट पर, नॉट विद इन सी। मतलब वो जो पॉइंट होगा जिस पर फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यू देगा, वो कर्व के अंदर नहीं होगा, वो कहाँ होगा, बाउंड्री पर, वो कहीं ना कहीं बाउंड्री पे ही होगा। बात समझ में आई? यही है मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम। तो बड़े ही आसानी से लगता है कल भूल गए, ये है ना, बड़े ही आसानी से जो है आप इसको आप स्टेटमेंट इसका दे सकते हैं, बोल देंगे सीधे सीधे कि एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ क्लोज कंटूर सी, देन मॉड एफ जेड हैज इट्स मैक्सिमम वैल्यू, हो गया, ऑन द बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ द कर्व सी। मतलब कर्व सी के बाउंड्री पॉइंट्स पर हमारा जो एफ जेड होगा वो क्या रखेगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू रखेगा, नॉट विद इन द सी, है ना। कर्व सी के अंदर पॉइंट नहीं होगा, जिस पॉइंट पर फंक्शन हमारा मैक्सिमम वैल्यू रखेगा वो पॉइंट कर्व के अंदर नहीं होगा, वो कहाँ होगा, वो कर्व के बाउंड्री पे होगा। यही है मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम, बस यही। अब इसको प्रूफ जैसे करना है आपको, तो आप क्या करेंगे, आप मान लोगे बेटा, आप मान लोगे कि भैया जो एफ जेड है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो मान लेते हैं यम है। देखिए हमें शो करना है कि जो कर्व हमारे मैक्सिमम वैल्यू रखेगा तो कहाँ रखेगा, हमें शो क्या करना है कि वो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट कहाँ होगा, बाउंड्री पे होगा। ये चीज़ हमको लेके चलना है, ये चीज़ लेके चलना है। हम मान लेंगे कि एफ जेड जो हमारा है ना, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, कैपिटल एम है। कैपिटल एम इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ जेड। क्लियर है ना। फंक्शन कैसा है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। जब भी यहाँ फंक्शन की बात हुई, कैसा फंक्शन होगा, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। मैं स्टार्टिंग में पहले क्लास में बता चुका हूँ कि पूरे कॉम्प्लेक्स में आप आगे भी जब भी पढ़ेंगे तो जब भी किसी फंक्शन की बात होगी, है ना, वो फंक्शन हमेशा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन होगा, है ना, मतलब एफ जेड में होगा। अच्छा अब यह हो गया, यहाँ पे ये चीज़ आप मान लेंगे। और साथ ही साथ ये भी चीज़ ध्यान रखिए, अच्छा जो पॉइंट होगा, ये जो हमें जो यम वैल्यू मिलेगा, एफ जेड का जो मैक्सिमम वैल्यू यम मिलेगा, वो किसी न किसी पॉइंट पे नहीं मिलेगा। मैंने क्या बोला, एफ जेड में जेड के स्थान पे आप वैल्यू रखते जाओगे, पॉइंट रखते जाओगे, आपको फंक्शन की वैल्यू मिलती जाएगी। जब आपको फंक्शन की वैल्यू मिलती जाएगी तो किसी न किसी पॉइंट पर ही मैक्सिमम मिलेगा। तो मान लेते हैं वो पॉइंट कौन है, वो पॉइंट मान लीजिए जेड इक्वल टू ए है। मैंने ऐसा मान लिया कि जेड इक्वल टू ए पर, मैं मान लिया कि जेड इक्वल जो मैं ए रखा हूं, तब हमें फंक्शन हमें क्या दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मैंने बोला फंक्शन, मान लीजिए जो भी फंक्शन हो, एक्स में हो, एक्स वेरिएबल हो, चूंकि यहाँ पे जेड वेरिएबल होगा, है ना। तो आप क्या करते हैं, फंक्शन में जो वेरिएबल होता है ना, उसकी वैल्यू आप रखते जाते हैं डोमेन से, या जिस भी जो है कर्व के अंदर डिफाइंड हो, हम वहाँ से पॉइंट रखते जाते हैं और फंक्शन की वैल्यू निकालते जाते हैं। उसी में से कोई ना कोई एक वैल्यू मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम कहता है कि जो वैल्यू मैक्सिमम हमें मिलेगा वो जिस पॉइंट पर मिलेगा, वो पॉइंट कहाँ होगा, वो पॉइंट कर्व के बाउंड्री पर होगा। यही प्रूव करना है कि वो पॉइंट कहाँ होगा, वह पॉइंट कर्व के बाउंड्री पर होगा। क्लियर है? तो हमने मान लिया कि कर्व का जो फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू कितना है, कैपिटल एम। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कहीं ना कहीं मिलेगा, है ना, कोई ना कोई भाई पॉइंट रखेंगे तब ना मिलेगा। जैसे मान लीजिए हमारा यहीं भी देखो, मान लीजिए हमारा डोमेन जो है खाली इतना हो 1 2 3 और फंक्शन डिफाइंड हो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, हम x इक्वल टू 1 रखेंगे, x इक्वल टू 2 रखेंगे, x इक्वल टू 3 रखेंगे, और क्रम से फंक्शन की वैल्यू मिलेगी 1 4 9। तो हमें 9 ही मैक्सिमम वैल्यू मिल गया, 9 इज मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन 9 कब मिला, जब x इक्वल टू आपने क्या रखा, 3। तो वही हमने माना इसमें कि जो फंक्शन एफ जेड है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, यम है, मैक्सिमम वैल्यू यम है। तो किसी न किसी पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, तो पॉइंट हमने मान लिया जेड इक्वल टू ए, जिस पर फंक्शन में क्या देता है, वही मैक्सिमम वैल्यू देता है। ये बात आपको याद रखनी है। बात समझ में आ रही है? अच्छा आगे कहानी समझो। अब हमको ये शो करना है कि जिस पॉइंट पर फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, यही शो करना है कि जिस पॉइंट पर फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है वो पॉइंट कहाँ है, बाउंड्री पर। ये हमें शो करना है। हम उल्टा मानेंगे, हमको शो करना है कि वो पॉइंट कहाँ है,
बाउंड्री पर। अच्छा वो पॉइंट कहाँ हो सकता है, या तो बाउंड्री पर हो सकता है या तो कर्व के अंदर होगा, यही होगा, बात समझ आई ना, या तो बाउंड्री पे होगा या तो कहाँ होगा, कर्व के अंदर, क्योंकि फंक्शन हमारा एनालिटिक है विद इन एंड ऑन अ क्लोज कंटूर सी, वो बाहर कोई पॉइंट नहीं होगा, जब भी होगा तो पॉइंट जिस पर मैक्सिमम वैल्यू हमें देगा, क्योंकि फंक्शन उसी में डिफाइंड है तो बाहर कहाँ जाएगा, बाहर की पॉइंट थोड़ी लेंगे, जिस डोमेन में फंक्शन डिफाइंड होगा हम वहीं से ना वैल्यू लेते हैं, हम वहीं से एक्स की वैल्यू या जेड की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो हम जो भी पॉइंट लेंगे वो पॉइंट कहाँ का होगा, तो अंदर का होगा तो बाउंड्री का होगा। तो अब ये जो जिस पॉइंट पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिला है हमें शो करना है कि वो पॉइंट कहाँ है, बाउंड्री पर, है ना, तो या तो बाउंड्री पर होगा या तो बाउंड्री के अंदर होगा, लेकिन हमें शो करना कहाँ के होगा, वो बाउंड्री पर। हम उल्टा मानेंगे यहाँ पे कि मान लिया कि जिस पर हमें फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम मिला है वो पॉइंट कर्व के अंदर है, हम मान लेंगे उल्टा कि जिस पॉइंट पर हमें फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम मिला है वो पॉइंट कहाँ है, कर्व के अंदर है। और ये कहानी समझ लीजिए, जब हम उल्टा मानते हैं किसी चीज़ को तो क्या होता है, एट लास्ट हम ये शो करके दिखा देते हैं कि जो हमने माना था वो गलत है। इसका मतलब जो नहीं माना तो बचा क्या, भाई अंदर माना गलत हो गया, अब पॉइंट दूसरी जगह हो सकता है, या तो कर्व के अंदर या तो बाउंड्री पर, तो अंदर गलत हो गया तो भाई कहाँ वो पॉइंट होगा, बाउंड्री पर, कन्फर्म होगा बाउंड्री पर होगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो मिलबे करेगी, कन्फर्म है, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स डोमेन में आएंगे कोई ना कोई तो मैक्सिमम वैल्यू हमें देबे करेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू वाला जो है मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन का मिलबे करेगा, किसी किसी पॉइंट पे मिलबे करेगा। तो जब अंदर किसी पॉइंट पे नहीं तो बचा कहाँ, बाउंड्री, वही हमको शो करना है मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम में, ठीक है ना। अच्छा हम मान लेंगे कि भैया जो है हमारा जो फंक्शन है वह जिस पॉइंट पर हमें मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है वो पॉइंट कर्व के अंदर है, वो पॉइंट कहाँ है, कर्व के अंदर है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, वो पॉइंट कर्व के अंदर है। अब हम करते क्या है कि जिस पॉइंट को हम कर्व के अंदर मान रहे हैं हम उसके अराउंड एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। क्या ड्रॉ कर देते हैं, एक सर्कल। उस सर्कल का रेडियस क्या ले लेते हैं, आर, और सेंटर उसी पॉइंट को मानते हैं, उसी पॉइंट को सेंटर मानकर हम एक आर रेडियस का सर्कल ड्रा कर देते हैं और सर्कल का नाम देते हैं गामा। सर्कल क्या हो गया, गामा। बात समझ में आ रही है, सर्कल हो गया गामा। अब देखो करते क्या है, क्योंकि फंक्शन हमारा जो एफजेड है वो एनालिटिक है, वो क्या है, एनालिटिक। अगर फंक्शन हमारा एनालिटिक है देन दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस बोथ। डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूअस भी होगा, ठीक है ना। तो अगर फंक्शन हमारा एनालिटिक है तो कंटिन्यूअस भी होगा, और जब वो कंटिन्यूअस होगा तो बाई कंटिन्यूटी डिफिनेशन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यह चीज़ देखिए आपको दिखाई देगा कि जो एफजेड मॉड या एफजेड की जो वैल्यू होगी है ना हर जेड के लिए वो क्या होगी, या तो लेस होगी या तो इक्वल होगी किससे, m माइनस एप्सिलॉन से। अब ये कॉन्सेप्ट था समझिएगा, ये मैं कैसे लिखा, मैंने बोला कि फंक्शन एनालिटिक है तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। अब कंटिन्यूटी में क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और उसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू देखते हैं। वो पॉइंट कौन है हमारे पास, जेड इक्वल टू ए है, वो पॉइंट कौन है, जेड इक्वल टू ए है ना। जेड इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम, यम है फंक्शन की वैल्यू, वो भी मैक्सिमम है, वो भी मैक्सिमम है। इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब यह हो गया कि अगर उस पॉइंट से कम या ज़्यादा हम कोई भी पॉइंट लेंगे उस पर जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी यम नहीं मिलेगी, है ना, यम से क्या मिलेगी, कम मिलेगी, क्योंकि हमने यम को तो मैक्सिमम मान चुका है ना। मैंने बोल दिया है कि जेड इक्वल टू ए पर फंक्शन हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा, क्लियर है। जब जेड इक्वल टू ए पर फंक्शन हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा तो इसका मतलब कि और पॉइंट पे हमें उतनी वैल्यू नहीं देगा वो, है ना, दे भी सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा। इसको इक्वल का साइन में लगाया भी हूँ, उससे ज़्यादा नहीं होगा, है ना, लगभग उसके बराबर भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। जब आप साइलेंट टेंस टू 0 कर देंगे तो भाई एफजेड का वैल्यू इक्वल टू यम हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने मैक्सिमम उसको बोल दिया है कि यम ही मैक्सिमम वैल्यू है जेड इक्वल टू ए पे। जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालोगे अगल बगल आप देखोगे तो उस पर जो पॉइंट, उस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी यम से ज़्यादा नहीं मिलने वाली। जब भी मिलेगी क्या मिलेगी, या मतलब देखा जाए मैक्सिमम करके तो हमें लेस ही मिलेगी, इक्वल कम मिलेगा, है ना। जब मान लीजिए कांस्टेंट फंक्शन के रूप में हो हमारा फंक्शन तो हमें इक्वल भी मिल सकता है, देन दैट केस एप्सिलॉन टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0। उससे भी एप्सिलॉन बहुत कम वैल्यू होती है। तो इसलिए मैं लिखा हूँ कि जो एफजेड होगा उसकी वैल्यू, है ना, हर जेड के लिए, हर जेड के लिए अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो और कोई भी जेड आप लेंगे उसकी वैल्यू आपको इसी रेंज में दिखाई देगी, मतलब उस यम से क्या होगी, लेस ही दिखाई देगी, है ना। बहुत होगा तो इक्वल हो सकता है लेकिन उसके लिए भी कंडीशन लगा दिया हूँ एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, मतलब कुछ ना कुछ तो अंतर यहाँ पे रखना है। मतलब कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, इक्वल तभी होगा जब कांस्टेंट फंक्शन होगा, और जब कांस्टेंट फंक्शन नहीं है तो इक्वल नहीं होगा। इक्वल नहीं होगा तो बहुत हो सकता है, बहुत नज़दीक हो सकता है। ऐसा हो सकता है भैया कि जो मैक्सिमम वैल्यू है
और पॉइंट पर हमें जो वैल्यू मिले वो उस मैक्सिमम वैल्यू के बहुत आसपास मिले। भाई लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जो निकालते हैं, लिमिट निकालते हैं ना, वो टेंस टू वाला ही कंडीशन तो होता है। अगर मैं x इक्वल टू ए पर देखता हूँ फंक्शन की वैल्यू, तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं क्या करते हैं, x टेंस टू a माइनस एच कर देते हैं ना, a माइनस एच, एक्स के स्थान पे a माइनस एच रखते हैं और बोलते हैं x टेंस टू 0। और फिर x इक्वल टू देखते हैं a प्लस एच राइट हैंड लिमिट के लिए, तो फिर बोलते हैं x टेंस टू 0। तो मतलब जो अगल बगल पॉइंट लेते हैं बहुत पास पास वाला लेते हैं ना, तो वैल्यू का भी अंतर जो है बहुत माइन्यूट चेंज होगा। तो हमने एप्सिलॉन का डिफरेंस दिखा दिया कि जो भी वैल्यू मिलेगी आप ए के अलावा है ना किसी पॉइंट पर, वो क्या होगा, यम से क्या होगा, एप्सिलॉन कम होगा। जब भी होगा एप्सिलॉन कम होगा, या तो क्लियर सीधे सीधे उससे क्या मिलेगा, कम ही मिलेगा। एप्सिलॉन टेंस टू जब 0 करेंगे तो उसके इक्वल आएगा, बट इक्वल नहीं आएगा, एग्जैक्ट इक्वल नहीं आएगा। एग्जैक्ट इक्वल तभी आता है जब फंक्शन क्या होता है, कॉन्स्टेंट। भाई कॉन्स्टेंट फंक्शन आपने कल देखा भी था कि चाहे कुछ रखो, जेड बराबर ए रखो, चाहे जेड बराबर बी रखो, एफ ए बराबर एफ बी मिलेगा। कॉन्स्टेंट फंक्शन में ही होता है, कुछ भी रखिए आप। तो ये चीज़ें हैं, इतना चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए। अच्छा अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जब ए पॉइंट आपने अंदर माना, अब आपके पास कुछ दिमाग में आपको क्लिक करना चाहिए कि जब जेड इक्वल टू ए आपने अंदर माना, तो यहाँ पे एक थ्योरम आप लगा सकते हैं। कौन सा, कॉची इंटीग्रल फार्मूला। कॉची इंटीग्रल फार्मूला, कॉची इंटीग्रल फार्मूला में यही पढ़ाया गया है। थ्योरम का स्टेटमेंट यही है कि अगर एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ क्लोज कंटूर सी, and if a is any point within the curve C, then fa बराबर 1/2 पाई i, then fa बराबर 1/2 पाई i इंटीग्रेशन fz अपान z माइनस ए और कर्व C या कर्व गामा जो भी है ना, बोलिए। बढ़िया आगे भाई। तो अब मैं इसको लिखा देता हूँ ना। तो देखिए भैया, कुछ लोग बहुत लेट आ रहे हैं, वो ध्यान दें। मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम मैं बता रहा हूँ, एक बार फिर तेजी से देख लीजिए। मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम का जो स्टेटमेंट था यही था कि अगर एफ जेड क्या हो, एनालिटिक हो, एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ क्लोज्ड कंटूर सी, विद इन एंड ऑन अ क्लोज्ड कंटूर सी, है ना। और आगे इसके बाद स्टेटमेंट इसका यह है कि इफ एफ जेड है ना हैज मैक्सिमम वैल्यू है ना, मॉड एफ जेड, कोई बात नहीं, मतलब वही हो गया, मॉड एफ जेड ही लिख दीजिए। जब भी वैल्यू की बात आएगी तो मॉड ही समझिएगा आप, है ना। मॉड एफ जेड हैज मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, देन दैट पॉइंट या मैक्सिमम वैल्यू एट एनी पॉइंट, मैं ऐसे लिख देता हूँ, एट एनी पॉइंट, देन दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू रखेगा, then that point lies on the boundary on curve C। वो कर्व C के बाउंड्री अप्लाई करेगा, not within the curve C। वो पॉइंट कर्व के अंदर, वो पॉइंट होगा कर्व के अंदर नहीं होगा, within कर्व C। यही इसका स्टेटमेंट है, मतलब बहुत सिंपल सा है। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, यही है कि अगर कोई फंक्शन एफ जेड है, वो किसी कर्व के अंदर सभी पॉइंट पर, कर्व के बाउंड्री पर सभी पॉइंट पर एनालिटिक है ना, तब वो अगर फंक्शन, देखो अच्छा कोई भी फंक्शन है अगर किसी भी डोमेन में डिफाइंड है, तो वहाँ पे हम उस फंक्शन के वेरिएबल के स्थान में पॉइंट रखते जाएंगे, फंक्शन की वैल्यू मिलती जाएगी। अब फंक्शन किसी न किसी पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू देगा कि नहीं देगा आपको। कोई फंक्शन अगर आप डिफाइन करें, जो लोग बाद में ध्यान दें, कोई फंक्शन अगर आप डिफाइन करें तो फंक्शन जो है हमें किसी न किसी पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू देगा। कोई मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैं डोमेन में 1 2 3 4 ले लूँ, तो मैं 1 रखूंगा, एक्स के स्थान में 2 रखूंगा, 3 रखूंगा, 4 रखूंगा। 1 रखने पर 1 मिलेगा, 2 रखने पर 4 मिलेगा, 3 रखने पर 9 मिलेगा और 4 रखने पर 16 मिलेगा। तो 16 आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल गया, तो किसी पॉइंट पे मिला, है ना, एक्स इक्वल टू 4 पे मिला। तो ऐसे कोई फंक्शन जो डिफाइंड होगा वो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू रखेगा, कंफर्म रखेगा। तो यहाँ बोला है कि फंक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू रखेगा, लेकिन कहाँ रखेगा, जो कर्व हमारा होगा उसके बाउंड्री पर जो पॉइंट होगा उस पॉइंट पर, मतलब जिस पॉइंट पर फंक्शन हमारा मैक्सिमम वैल्यू रखेगा, दैट पॉइंट लाइज ऑन द बाउंड्री ऑन द कर्व सी। वो कर्व सी के बाउंड्री पे होगा, वो कर्व सी के अंदर पॉइंट नहीं होगा। वो पॉइंट कहाँ होगा, कर्व सी के बाउंड्री पे होगा। यही कह रहा है, यही मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम कह रहा है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट है। प्रूफ में अब लिखिए आप, प्रूफ में एक काम आप बेटा कीजिएगा, एक ऐसे ही कर्व ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा, इसका नाम सी दे दीजिएगा, इसके अंदर एक पॉइंट ए बोल दीजिएगा, इसके इस ए को सेंटर मान के आर रेडियस है सर्कल ड्रॉ कर लीजिएगा, इसका सर्कल का नाम गामा दे दीजिएगा,
इसके इक्वेशन की बात करें तो मॉड जेड माइनस ए इक्वल टू आर बोल दीजिएगा। क्लियर है? बहुत आसान है भाई, कुछ है नहीं। ठीक, अब लिखिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लिखिए प्रूफ में आप लोग, सिंस एफ जेड इज एनालिटिक, सिंस एफ जेड इज एनालिटिक, सिंस एफ जेड इज एनालिटिक, then एफ जेड इज कंटिन्यूअस, then एफ जेड इज कंटिन्यूअस within and on curve C, एफ जेड इज कंटिन्यूअस within and on curve C, within and on curve C। ठीक है, लिखिए let mod एफ जेड has its maximum value, mod एफ जेड has its maximum value कैपिटल यम। भाई अपना मैक्सिमम वैल्यू रखेगा किसी किसी पॉइंट पर, हम कितना मान लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू, कैपिटल यम, हैज इट्स मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल यम एट, और किसी न किसी पॉइंट पर वो आएगा वैल्यू एट जेड इक्वल टू ए, हैज इट्स मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल यम एट जेड इक्वल टू ए। हो गया, लिखिए आगे, सिंस एफ जेड इज कंटिन्यूअस, सिंस एफ जेड इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए, देयरफॉर एफ जेड इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए, देयरफॉर क्या होगा बेटा, देयरफॉर फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो मॉड एफ जेड इज लेस देन आर इक्वल टू एम माइनस एप्सिलॉन फॉर एवरी जेड। तो बताया ना आपको कि ए के अलावा आप कोई भी पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट पर हमें जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो एम से कम मिलेगी। क्यों ऐसा? क्योंकि फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हमने एम मान लिया है, तो इसका मतलब भाई मैक्सिमम वैल्यू जो मान लिया तो उससे बड़ा तो कोई होने वाला अब है नहीं। तो ऐसा इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दीजिएगा आप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, वी हैव टू शो डैट, हमें क्या शो करना है कि जिस पॉइंट पर फंक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू रख रहा है वो पॉइंट कहाँ होगा, कर्व के बाउंड्री पर, है ना। वी हैव टू शो डैट, और किस पॉइंट पर रख रहा है मैक्सिमम वैल्यू, क्या लिखवाया हूं मैं, z इक्वल टू ए। देखिए वी हैव टू शो डैट द पॉइंट z इक्वल टू ए, द पॉइंट z इक्वल टू ए, द पॉइंट z इक्वल टू ए लाइज ऑन द बाउंड्री ऑफ कर्व C। क्लियर? ये हमें शो करना है, यही मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम का स्टेटमेंट है। लाइज ऑन द बाउंड्री ऑफ कर्व C, लाइज ऑन द बाउंड्री ऑफ कर्व C। ठीक है, लाइज ऑन द बाउंड्री ऑफ कर्व C। ठीक है, ये हमको शो करना है। हम इसका उल्टा मानेंगे, हमें ये शो करना है कि जो पॉइंट जिस पर फंक्शन हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा वो कहाँ होगा, बाउंड्री पे होगा। लेकिन हम उल्टा मानेंगे कि वो पॉइंट कहाँ है, अंदर है। अच्छा, वो पॉइंट होगा कहाँ, जब भी होगा या तो भाई बाउंड्री पे होगा तो अंदर होगा, क्योंकि फंक्शन जब उसी कर्व C पे ही डिफाइंड है तो या तो उस कर्व के अंदर होगा या तो बाउंड्री पे होगा, तो हम मानेंगे कि अंदर होगा। और जब अंदर आप मानेंगे और गलत हो गया हमारा रिजल्ट, तो हम बोलेंगे इसका मतलब कि भाई अंदर नहीं है, तो बचा कहाँ तब, बस वही प्रूव करना है। तो लेट z इक्वल टू ए, let z equal to a lies inside, let z equal to a lies inside the closed contour C, वही कर्व C, z equal to a lies inside the closed contour C, the closed contour C, then by Cauchy integral formula, भाई अंदर है पॉइंट तो क्या लगा देंगे, Cauchy integral formula, then by Cauchy integral formula, Cauchy integral formula क्या होगा बेटा, एफ ए बराबर क्या फार्मूला है, 1/2 इंटीग्रेशन एफ जेड अपान जेड माइनस ए और डी जेड, और लिख देते हैं गामा, है ना, कोई गामा सर्कल है ना, जो पॉइंट ए है वो गामा सर्कल के अंदर। क्लियर सबको? ये तो भाई Cauchy इंटीग्रल फार्मूला लगाया हूं। टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, taking modulus on both side, taking modulus on both side, मॉडुलस ले लीजिए
मॉड एफ ए बराबर मॉड 1/2 पाई और इंटीग्रेशन एफ जेड अपान जेड माइनस ए गामा डी जेड। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे बताओ, अब लगा दो इस पर मॉडुलस। तो जब मॉडुलस लगाओगे इस 1/2 पाई आई पे तो कितना होगा, केवल 1/2 पाई, क्योंकि मॉड में आई की वैल्यू कितनी होती है 1, सबको क्लियर ना, मॉड में आई की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 पाई ऐसे बाहर हो जाएगा, और इसको जब अंदर आप लेंगे इसको तो लेस देन आर इक्वल टू बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। और इंटीग्रेशन गामा और मॉड में एफ जेड लिख दो बेटा, और अपान मॉड में जेड माइनस ए लिख दो, और आप चाहो तो मॉड में डी जेड भी लिख सकते हो या तो ओनली डी जेड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डी जेड जो है इसी कर्व गामा पर एक छोटा सा पार्ट है। मतलब इसको जब हम कई लार्ज नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड अगर कर दें, जो कर्व गामा है इसे हम, हाँ सर, अरे जान ले लेंगे क्या हमारे मर जाते हैं, काम खत्म हो गया। देखिए यहाँ पे जब इसको हम लार्ज नंबर ऑफ पार्ट में अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या होने वाला है, लार्ज नंबर ऑफ पार्ट में जब डिवाइड कर देंगे तो एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे डी जेड, है ना। तो लेंथ है तो हमेशा मॉड में ही इसको रखिए, और यार मॉड में नहीं रखेंगे तब भी समझेंगे वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, लेंथ तो पॉजिटिव होता है। तो ये इस तरीके से हो गया। अब मालूम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये लेस देन आर इक्वल टू हो गया 1/2 पाई, इंटीग्रेशन इतना हो गया। अब इसके इक्वल लिखिए आप, तो 1/2 पाई है ना, इंटीग्रेशन मॉड एफ जेड मतलब कितना, अब यहाँ से लिखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, है ना। अब देखा यहाँ पे अगर चाहो ना आप, तो यहाँ चूंकि ये ऑलरेडी लेस देन आर इक्वल टू है, तो आप इक्वल टू का साइन हटा भी सकते हो, लेकिन कुछ नहीं, अगर आप साइलेंट टेंस टू जब 0 हो जाएगा तो ये इक्वल भी बना रह सकता है, इसलिए मैं दोनों साइन लिख सकता हूँ। आप जब चाहे इसको छोड़ भी सकते हो और इसको लेके भी चलोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ऐसे। अच्छा, अब आगे देखिए यहाँ पे, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, एम माइनस एप्सिलॉन, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एम माइनस एप्सिलॉन। अब मॉड जेड माइनस ए इक्वल टू कितना आर, और ये हो जाएगा आपका डी जेड, क्लियर। फिर इक्वल, इसके इक्वली चलिए इसके सब इक्वल। अब वालों क्या होगा यहाँ पे 1/2 पाई और एम माइनस एप्सिलॉन बाहर, है ना, और आर भी बाहर, इंटीग्रेशन, है ना, ओवर कर्व गामा और डी जेड, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, ऐसे सभी डी जेड का समेशन, इंटीग्रेशन मतलब समेशन जब आप कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पूरे जो कर्व गामा है उसका सरकमफरेंस, तो एम माइनस एप्सिलॉन अपान 2 पाई आर और इंटू 2 पाई आर, ये इससे साफ हो गया। तो रिजल्ट हमको क्या मिला, रिजल्ट हमको मिला मॉड में एफ ए, है ना, इज लेस देन आर इक्वल टू एम माइनस एप्सिलॉन। अब मॉड में एफ ए क्या है, ए वो पॉइंट है, ए वह पॉइंट है जिस पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू रखता है, और वह मैक्सिमम वैल्यू कितना है, यम। तो जब एफ ए मॉड एफ ए की बात आएगी तो क्या लिखेंगे, यम, तो हो जाएगा यम लेस देन आर इक्वल टू यम माइनस एप्सिलॉन, है ना। और यहाँ लिखेंगे एप्सिलॉन क्या है, ग्रेटर देन 0, तो यह क्या होगा, इट इज इम्पॉसिबल। यह पॉसिबल होगा क्या ऐसा, इट इज इम्पॉसिबल, दैट इज कंट्राडिक्शन, मतलब जो माना है वो गलत हो गया आपका, है ना। क्योंकि देखो क्लियर है की बात नहीं, यहाँ पे यम न तो यम माइनस एप्सिलॉन से छोटा होगा और न तो यम एम माइनस एप्सिलॉन से क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है, और जब किसी छोटे, भले बहुत छोटा क्यों ना हो, लेकिन जब घटाएंगे यम में से तो ये यम माइनस एप्सिलॉन की वैल्यू यम से तो छोटी ही आएगी। जैसे मैंने बताया ना कि यम को अगर 5 में मान लूंगा तो एप्सिलॉन मतलब 0.1 लाख 0 फिर 1 मानूँ तब भी मानूँ, इतना मानूँ तब भी जो रिजल्ट आने वाला है एम माइनस एप्सिलॉन का वो 4.9 करके ही आने वाला है ना, 4.9 करके ही आने वाला, मतलब 5 से कम ही आने वाला है। तो 5 से कम मान लीजिए 4.99 ऐसा करके है, तो 5 लेस देन 4.99 ये भी पॉसिबल नहीं है, और 5 इक्वल टू 4.99 ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि ये रिजल्ट एकदम निराल गलत है। तो ये गलत क्यों आया, क्योंकि आपने गलत माना इसलिए गलत आया, क्योंकि अगर आप सही माने होते, आप सब कुछ सही किए होते तो रिजल्ट भी आपका सही आता, सीधी सी बात है ना। जैसे आप बोलते हैं हम एग्जाम में सही करके आए हैं सर, तो जब सही करके आए तो रिजल्ट भी सही आता। अगर गड़बड़ आया है रिजल्ट तो कहीं ना कहीं जो है आप गड़बड़ किए हैं, तो ये निराल गलत आ गया, इसका मतलब आप निराल गलत किए हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या, आप जो है गलत किए हैं, आपने माना जो है वही गलत माना है। माना क्या है आपने, कि z इक्वल टू ए लाइज इन साइड द कर्व सी, ये आपने माना हुआ है, तो ये गलत हो गया, है ना। तो हेंस लास्ट में लिख देंगे, हेंस z इक्वल टू ए
है ना, लाइज ऑन द बाउंड्री ऑफ कर्व सी। जब अंदर नहीं है तो कहाँ बचा, कहीं ना कहीं तो होगा करेगा, तो अंदर नहीं है तो कहाँ बचा, बाउंड्री पर। तो लास्ट में लिखिएगा विच इट इज इम्पॉसिबल, दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब द पॉइंट z इक्वल टू a लाइज ऑन द बाउंड्री ऑफ कर्व c। द पॉइंट z इक्वल टू a लाइज ऑन द बाउंड्री ऑफ कर्व c। ठीक है भैया, तो यह है, हमको लगता है कि आ गया होगा आप लोगों को, बहुत विशेष नहीं है। जो लोग थोड़ा लेट आए होंगे उनके लिए फिर से मैंने इसको रिवीजन कर ही दिया। अभी तो फिजिक्स में और पीछे जाओगे, दूसरा पीछे आएगा, दूसरा जो बच्चा बाहर से आएगा वो पीछे बैठेगा कि नहीं बैठेगा, वो कैमरा रहता है ना वहाँ पे। अच्छा बीच में टेलर्स एंड लॉरेंट सीरीज, दो सीरीज पढ़ना है हमें, टेलर्स एंड लॉरेंट सीरीज। ये दोनों का हमें जो है स्टेट है प्रूफ भी पढ़ना है और साथ ही साथ इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे टेलर सीरीज तो आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, वहाँ पढ़ा था मैक्लारिन्स एंड टेलर सीरीज। तो मैक्लारिन्स सीरीज कह लो चाहे थ्योरम कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्लारिन्स थ्योरम या सीरीज या टेलर थ्योरम या सीरीज, तो मैक्लारिन्स वाला क्या करता है, उससे हम लोग किसी भी फंक्शन का एक्सपांसन करते हैं। किसी भी फंक्शन का क्या करते हैं, एक्सपांसन। कोई फंक्शन दे दिया उसका एक्सपांसन करना है, मैक्लारिन सीरीज का या थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगाइए, उसका एक्सपांसन चाहे कोई फंक्शन हो हम कर लेंगे। ठीक है, अब टेलर्स का कब काम आता है, टेलर्स भी किसी फंक्शन का एक्सपांसन ही करता है बट किसी पॉइंट के अराउंड, किसी पॉइंट के अबाउट। जैसे आपको ऐसा बोला जाता है कि एक्सपांड द फंक्शन f(x) इक्वल टू साइन एक्स इन द पावर्स ऑफ या इन द टर्म्स ऑफ x माइनस पाई बाई 4। या कोई फंक्शन दे दिया f(x) इक्वल टू कुछ दे दिया, बोला इसको एक्सपांड कीजिए इन टर्म्स ऑफ x माइनस 2। तो ये -2, ये जो 2 है यही a पॉइंट है, यही a है, a इक्वल टू 2, जिसके अबाउट हम फंक्शन का क्या कर रहे हैं, एक्सपांसन। जो टेलर्स वाला होता है ना, वो फंक्शन का एक्सपांसन करता है किसी पॉइंट के अराउंड, बोल दिया कि इसके अराउंड कीजिए आप। और मैक्लारिन से क्या होता है, वो सीधे सीधे बोलता है कि फंक्शन का आप एक्सपांसन कर दीजिए। वो खाली एक्सपांसन करता है, जनरली एक्सपांसन कर देता है, और यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट दे देगा कि नहीं इसी पॉइंट के अबाउट करना है, मनमान नहीं करना है, इसी पॉइंट के अबाउट करना है, तब वहाँ टेलर्स लगता है। अच्छा यहाँ पर क्या है, यहाँ भी टेलर्स और लॉरेंट होगा, सीरीज होगा आपका, और ये कहाँ काम करेगा, कॉम्प्लेक्स पे। यहाँ पर अंतर क्या आएगा, वहाँ पे आपने y इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन आपका x के फॉर्म में था, यहाँ पे हमारा जो फंक्शन होगा वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन होगा, बस इतना अंतर है। वहाँ पे एफ एक्स के रूप में था फंक्शन हमारा, यहाँ पे एफ जेड के रूप में फंक्शन होगा। मतलब कैसा फंक्शन होगा, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। अब ये जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन होगा इसका मुझे एक्सपांसन करना है, इसका हमें एक्सपांसन करना है ना, और किससे, विद द हेल्प ऑफ टेलर सीरीज एंड लॉरेंट सीरीज। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ पे दो सीरीज आ गया, तो इनका यूज कब कब होगा, न्यूमेरिकल आएंगे तो कैसे कैसे किसको लगाएंगे। मतलब बोला तो बड़ी अच्छी बात है, समझ जाएंगे, नहीं बोला एक्सपांसन कीजिए खाली, और कुछ टर्म कंडीशन आपको दे दिए, तो कैसे हम जानेंगे कि नहीं हमें टेलर सीरीज को अप्लाई करना है कि लॉरेंट सीरीज को। देखिए वही काम, टेलर्स तो वही है कि जब भी किसी पॉइंट के अराउंड बोलेगा तो हम टेलर्स लगाएंगे, और लॉरेंट सीरीज तब लगाते हैं जब आपको बाउंड्री दी होती है, स्ट्रिप दिया होता है। स्ट्रिप मतलब आपको बोल देगा कि जो एक्सपांसन होगा यहाँ बाउंड्री से यहाँ बाउंड्री तक, स्ट्रिप बोल देगा, बोलेगा मॉड जेड, ऐसे बोल देगा 1 इज लेस देन मॉड जेड इज लेस देन 2, ऐसा करके दे दिया कि भाई जो मॉड जेड है दैट मॉड जेड लाइज बिटवीन 1 and 2। तब ये स्ट्रिप बन गया। ऐसे जेड इक्वल टू 1 मान लीजिए है, जेड इक्वल टू 2 है, तो हमें जो सीरीज का जो फंक्शन का जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन का एक्सपांसन करना है इसी स्ट्रिप में करना है, इसी के अंदर करना है, ना तो इधर जाना है ना तो इधर जाना है एक्सपांसन करते हुए। तो ये आपको स्ट्रिप हो गया, ये बाउंड्री दे दिया कि आपको इन्हीं दो बाउंड्री के बीच में एक्सपांसन करना है। तो ऐसे केस में क्या लगाते हैं, लॉरेंट सीरीज। जब भी ऐसा कोई कंडीशन देगा कि एक्सपांड द फंक्शन दे देगा, और ऐसा दे देगा कि एंड 1 इज लेस देन मॉड जेड लेस देन 2 दे देगा, ऐसा दे देगा, तो आप तुरंत जो है यहाँ पे लॉरेंट्स लगाएंगे। और खाली इतना दे दिया कि मॉड जेड ग्रेटर देन 1, मॉड जेड लेस देन 1, मॉड जेड ग्रेटर देन 2, ऐसा करके दे दिया, मतलब खाली एक पॉइंट दे दिया, खाली एक पॉइंट दे दिया, तो आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे टेलर्स, आप टेलर सीरीज लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है कि नहीं यहाँ पे।
किसी भी न्यूमेरिकल, जब भी न्यूमेरिकल आएगा फंक्शन का एक्सपांसन करना रहेगा बाई टेलर्स एंड लॉरेंट सीरीज, तो टेलर सीरीज को कैसे पहचानेंगे, जब किसी पॉइंट के अबाउट बोलेगा, ऐसा कंडीशन पॉइंट के अबाउट देगा टेलर्स, और कोई स्ट्रीप दे देगा कि नहीं भैया इसी स्ट्रीप के बीच में करना है ना, तब क्या हो जाएगा आपका लॉरेंट सीरीज एक्सपांसन। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं, बहुत सिंपल सी बातें हैं। इसका प्रूफ कराएंगे, न्यूमेरिकल एकदम झंडू तरीके से कराएंगे, एकदम आसान, कुछ है नहीं है न्यूमेरिकल में, आपको बस बता देंगे कैसे करना है कॉन्सेप्चुअल, बस वो कॉन्सेप्ट बता देंगे कहाँ से क्या कॉमन करके एक्सपांसन करना है, लगेगा बाइनामियल ही, बस यहाँ समस्या होती है किसको कॉमन करना है। ऐसे होता क्या है कि कभी हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग कॉमन करके तब बाइनामियल बनाते हैं, या मान लीजिए ए एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, तो ए कॉमन कर लिया तो एक्स प्लस बी बाई ए हो गया, ऊपर भेज दिया तो एक्स प्लस बी बाई ए का पावर -1 हो गया, अब बाइनामियल एक्सपांसन। तो कॉमन क्या करना है, तो कभी कभी क्या होता है कि जो 1 2 होता है इसको कॉमन करते हैं, कभी कभी हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल में जेड कॉमन करते हैं, तो आप बस वही कॉन्सेप्ट बताएंगे कि कौन कब कॉमन करना है। जैसे वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, धड़ाधड़ कोई क्वेश्चन आ जाए लॉरेंट्स का टेलर्स का, आप बड़े आराम से कर लेंगे। ठीक है, और हम आशा करते हैं कि कॉची इंटीग्रल फार्मूला पे भी बेस्ड जितने न्यूमेरिकल हैं आप लोग अब कर ले रहे होंगे, क्योंकि कोई पूछता उछता नहीं है। हम अपने तरफ से जितना क्वेश्चन था हर टाइप का मैंने बता दिया। अब आप पता नहीं घर पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मैं नहीं जानता, या कुछ लोग ऐसा हौसला बैठ गए हो, कह रहे थे अभी कहवे किए हैं कि अभी ये रेसिड्यू थ्योरम से भी लगेगा और इससे भी आसान लगेगा, तो काहे माथा पच्ची करने जाएं, वहीं पहुंचते हैं। और कभी भी एग्जाम में यह नहीं बोलता कि नहीं आप जो है रेसिड्यू थ्योरम से कीजिए, कॉची इंटीग्रल फार्मूला से कीजिए, मतलब साफ साफ है कि एक का तैयार करना है आपको। अगर जान बचानी है आपको आराम से, तब कम मेहनत में आप पास होना है, तो आप किसी एक से भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा भी कहने का मतलब यह है कि जो आप पढ़ रहे हैं अगर आपको समझ में आ रहा है, आप कर सकते हैं, तो उसको सीखिए, उसको जानिए। ठीक है, अभी सीखने की कोशिश कीजिए। पास तो कोई हो जाता है भाई, पास होना बड़ी बात नहीं है, हमेशा यही बात बोलता हूँ, पास होना बड़ी बात नहीं है, कोई भी पास हो सकता है ना। नकल मरा के भी भाई व्यवस्था हो जाए नकल का, पास हो जाए आसानी से। एक को दिन ना पढ़ा रहे, एक को अक्षर ना पढ़ा रहे, एक को ज्ञान ना रहे, तब वो पास हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है, कभी कभी कापियाँ चेक नहीं होती, कुछ लिख देता है गाना वाना, जैसे मिश्रा साहब बताए ना कि केमिस्ट्री कापी जब चेक करने गए, सेकेंड ईयर की कापी चेक कर रहे थे, तो हुआ क्या कि ये सब कहानी मत रिकॉर्ड करो भाई, हेडिंग कीजिए टेलर्स सीरीज, बात नहीं टेलर्स सीरीज। ठीक है भैया, लिखिए इसमें इसका आप स्टेटमेंट लिख लीजिए, इफ अ फंक्शन एफ जेड, टेलर सीरीज में लिखिए इफ अ फंक्शन एफ जेड, इफ अ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक, इफ अ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ, देखिए लाइन सब में है, रट्टा मार जाइए पूरा एकदम, विद इन एंड ऑन अ क्लोज्ड कंटूर सी, विद इन एंड ऑन अ क्लोज्ड कंटूर सी, हो गया क्लोज्ड कंटूर सी। आगे लिखिए यहाँ पे कंटूर सी, ब्रैकेट में कर लीजिए सर्कल, तो क्लोज्ड कंटूर कैसा रहेगा हमारा, सर्कल रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा आपका, सर्कल। तो देखो आप समझो, अपने से समझो, मॉड जेड लेस देन 1 दे देगा, मॉड जेड ग्रेटर देन 2 दे देगा, या लेस देन 2 दे देगा, ये किसका इक्वेशन है, सर्कल का ही है ना भाई। मॉड जेड माइनस ए इक्वल टू आर, ये होता है सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो सर्कल ही है। बस अगर लेस देन करके दिया इसका मतलब कि भैया उसके अंदर ही रहेंगे आप, बाउंड्री पे नहीं पहुंचेंगे, बस यही बात है। इक्वल टू करके दिया इसका मतलब बाउंड्री तक आप रहेंगे, तो ये सब चीज़ें होंगी, तो ये सर्कल है, तो ये सर्कल रहेगा। जो यहाँ पे क्लोज कंटूर रहेगा क्या रहेगा, वो सर्कल। देखिए विथ सेंटर, विथ इट्स सेंटर, विथ इट्स सेंटर, विथ इट्स सेंटर z इक्वल टू a एंड रेडियस कैपिटल R, विथ इट्स सेंटर z इक्वल टू a एंड रेडियस कैपिटल R, then at every point z, then at every point z, at every point z inside capital C, then at every point z inside capital C, यफे बराबर, यफे बराबर, यफे से ही स्टार्ट है, एफ जेड है भाई, हम ही करें कहाँ से, एफ जेड होगा फंक्शन, फंक्शन का एक्सपांसन ना, एफ जेड इक्वल टू वही सेम जो पढ़ा आपने फर्स्ट ईयर में, एफ ए प्लस जेड माइनस ए, एफ डैश ए प्लस जेड माइनस ए का स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2, एफ डबल डैश ए प्लस जेड माइनस ए का क्यूब अपान फैक्टोरियल 3,
एफ ट्रिपल डैश ए एंड प्लस डॉट 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 प्लस जेड माइनस ए टू द पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन एफ एन ए और प्लस डॉट डॉट डॉट। दिस इज द टेलर सीरीज, ये आपकी टेलर सीरीज है। क्या बेटा? नहीं नहीं, ये सब सही है, ठीक है। हाँ, एफ जेड बराबर, ये सब सही है, एक एव आउट करना है यहाँ। ठीक है, क्लियर है। अब इसका प्रूफ हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्रूफ में आप पहले जो है एक फिगर बना लीजिए इस तरीके से। अब एक पॉइंट आपका जो है सेंटर ए मान लेंगे, एक पॉइंट ऐसे जेड मान लीजिए आप इसके बगल में, और एक पॉइंट आप डब्लू मान लीजिए जेड से थोड़ा बाहर, और डब्लू से होते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए आप। ये सर्कल है, यहाँ पे कोई पॉइंट W, सेंटर A, कोई पॉइंट अंदर Z, ठीक है। कर्व C1, इसको नाम दे दीजिए कर्व C1। एक कर्व और ड्रा कर लेते हैं इन जनरल, कर्व C। ये आपका Z को A से मिला देंगे और Z को W से आप मिला देंगे। ये बना लीजिए आप, बनाइए, हल्का से लिखिए, बहुत आसान है, कुछ है नहीं, एकदम आसानी से प्रूफ कराएंगे, इसका कोई समस्या नहीं होगा। क्या जी? भगवान करे कोरोना नहीं तो फिर भगा देंगे यहाँ से। लिखिए बेटा, लेट जेड बी एनी पॉइंट, let z be any point inside the circle capital C, inside the circle capital C। देखिए, draw a circle C1, draw a circle C1, capital C1 with center A, small a, and radius smaller than that of, and radius smaller than that of हो गया कैपिटल C, सच डैट, मतलब C1 का रेडियस क्या है, कैपिटल C से कम है, सच डैट Z is an interior point of C1, such that Z is an interior point हो गया of C1 and let small w be any point, and let small w be any point on the curve C1, बहुत सिंपल। देखिए, z एक पॉइंट है कर्व C के अंदर, A को सेंटर मानकर, है ना, आप एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। उस सर्कल का नाम क्या ले लेंगे आप, C1। वो सर्कल इस तरह से ड्रा करेंगे कि Z पॉइंट उस सर्कल C1 के अंदर आए, मतलब उसका इंटीरियर पॉइंट हो, अंदर वाला पॉइंट हो। साथ ही साथ इस कर्व C1 पर एक पॉइंट क्या ले लेंगे हम लोग, W। क्या ले लेंगे, एक पॉइंट W। अच्छा बताओ, जब ऐसा है तो आपसे कोई बोले कि भाई मॉड में W माइनस A की जो वैल्यू होगी और मॉड में जो Z माइनस A की वैल्यू होगी, इसमें से कौन ग्रेटर होगा, कौन लेस होगा, मतलब कौन बड़ा होगा, बताइए। मॉड W माइनस A, क्लियर है सबको, है ना। या इसको भी सकते हैं मॉड Z माइनस A जो होगा लेस देन होगा मॉड W माइनस A, क्लियर है नहीं सबको। ऐसा बताओ, Z माइनस A जो भी आएगा, ठीक है ना, मॉड W माइनस A अंदर भी है तो साफ साफ स्पष्ट है कि ये जो रिजल्ट होगा इस वाले से क्या होगा, छोटा ही होगा, है ना। तो ऐसा, अब इससे अब देखो क्या होने वाला है, मॉड Z माइनस A अपॉन मॉड W माइनस A लेस देन क्या हो जाएगा लेस देन 1। इसको करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो क्या करना है, देखो ध्यान से समझना, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल डेरिवेशन। 1 अपॉन W माइनस Z, इसकी वैल्यू निकालते हैं, 1 अपॉन W माइनस Z।
अब 1/w माइनस जेड को थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, w माइनस ए माइनस जेड माइनस ए। बताइए क्या ख्याल है इसके बारे में? बहुत बढ़िया ख्याल है ना, ये हो जाएगा ना, बताओ। इसको ओपन करोगे तो यही तो मिलेगा। अब एक काम करो, w माइनस ए कॉमन कर लो। जब w माइनस ए कॉमन करोगे आप, जब w माइनस ए कॉमन करोगे आप, तो आपको मिलेगा ऐसे ब्रैकेट में 1 माइनस जेड माइनस ए अपान w माइनस ए। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम है ना? अब आगे देखिए, है ना, फिगर तो बना ही लिए हैं आप। आगे देखिए, इसको भेज देते हैं ऊपर, तो 1/w माइनस ए, बहुत ही झंडू थ्योरम है, देखिएगा आप। इसको भेज दीजिए ऊपर, तो 1 माइनस जेड माइनस ए अपान w माइनस ए टू द पावर -1 हो जाएगा। लगा देंगे बाइनोमियल एक्सपांशन। 1 माइनस एक्स के पावर अगर -1 होता है तो एक्सपांशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सीधा सीधा एक्सपांशन इसका, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/w माइनस ए, 1/w माइनस ए, अब ब्रैकेट में 1 प्लस जेड माइनस ए अपान w माइनस ए प्लस जेड माइनस ए अपान w माइनस ए का स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट डॉट। क्लियर? ये पकड़ में आ रहा है ना, डॉट डॉट डॉट। हाँ, तुरंत समझ गए कि डॉट ही बोलेंगे लास्ट में। अब देखो कुछ नहीं करना है। अब आप क्या करो, अब आप लगा दो दोनों साइड इंटीग्रेशन, इसी के बराबर चल रहा है सब, है ना। और वो लेफ्ट में है और ये आपका आ गया राइट में। दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दो। क्या लगा दो? इंटीग्रेशन, है ना। और इंटीग्रेशन लगाकर आप इसको जो है सॉल्व कर दो। कैसे इंटीग्रेशन लगाएंगे? दोनों साइड सेम तरीके से इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन 1/w माइनस जेड, एफ डब्ल्यू अपने से यहाँ लिखिए, फंक्शन एफ डब्ल्यू, ऐसा ही सब जगह लिखेंगे फिर, है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं। फंक्शन सेम मैं हर जगह लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और मैं क्या लेता हूँ यहाँ पे, है ना, एफ डब्ल्यू, डब्ल्यू माइनस जेड, क्या लिखूँ यहाँ पे, डी डब्ल्यू डी जेड, डी डब्ल्यू एफ जेड अपान, ऐसे समझो, एफ जेड अपान जेड माइनस ए डी जेड, तो एफ डब्ल्यू अपान डब्ल्यू माइनस जेड डी डब्ल्यू। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पकड़िए चीजों को। अच्छा, ये हो गया इक्वल टू, है ना, इक्वल टू। अब यहाँ आ जाओ, अब यहाँ आ जाओ, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, है ना, क्या हो जाएगा मालूम है, एफ डब्ल्यू भाई आप बढ़ा रहे हैं सब में ना, एफ डब्ल्यू ना बढ़ा रहे हैं, अपान में डब्ल्यू माइनस ए रहेगा और डी डब्ल्यू भी बढ़ा रहे हैं सब में। दूसरा वाला टर्म देखो, दूसरा वाला टर्म क्या होगा, बताओ दूसरा वाला टर्म क्या होगा, बताओ जी। दूसरा वाला टर्म में क्या होगा, जेड माइनस ए, डब्ल्यू माइनस ए और एफ डब्ल्यू और डी डब्ल्यू। एक चीज और भूल गए आप, जब इसको इसमें लेंगे, जब इसको इसमें लेंगे तो ये स्क्वायर होगा ये वाला टर्म, क्योंकि मल्टीप्लाई भी कर रहे हो आप मल्टीप्लाई भी कर रहे हो, भले आप खाली सुन रहे हो अलग बात है। इंटीग्रेशन, फिर देखो जेड माइनस ए का स्क्वायर और डब्ल्यू माइनस ए का क्यूब, एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे कंटिन्यू होगा। अच्छा, ये सब तो आप छाप ही लिए हैं, यहाँ करिए ना आप लोग, ये सब छाप लिए ना, ये सब आप लोग छाप लिए हैं। अब आगे देखिए, देखिए आगे, ठीक है। अब देखो क्या होने वाला है, ध्यान समझिए, बहुत सिंपल। अगर इसको कौन बच्चा बताएगा, ए तिवारी, अगर इसको हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स या कॉची इंटीग्रल फार्मूला में लगा के इसको मैं लिखना चाहूँ, कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगा के मैं लिखना चाहूँ, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, कौन बच्चा बताएगा। 2 पाई आई एस, 2 पाई आई इंटू कन्फर्म इंटू एफ जेड, करेक्ट है, करेक्ट बोल रहा है, एफ जेड। ऐसे समझो मेरी बात, इंटीग्रेशन एफ जेड अपान जेड माइनस ए डी जेड होता है 2 पाई आई एफ ए, क्योंकि वहां जेड माइनस ए होता है और यहाँ पे सब डब्ल्यू में है और ए के स्थान पे जेड है, तो इसका रिजल्ट आएगा 2 पाई आई एफ जेड। अब ये तो समस्या आपकी है, खड़े हो जाओ, मार्कर चला था, ऐसा लाइट वाला प्रॉब्लम है शायद वहां से, ठीक है, वही संघर्ष है ना, वही संघर्ष है। देखिए एकदम तपा देंगे आप लोगों को और फिर निखारेंगे। देखिए यहाँ पे 2 पाई आई एफ जेड, देख रहे हैं ना यहाँ पे 2 पाई आई एफ जेड हो गया, क्लियर है सबको ना। अच्छा, 2 पाई आई लिखने का अगर मन नहीं आपका कर रहा है तो आप 1/2 पाई आई, 1/2 पाई आई से भी सब में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तब डायरेक्टली क्या लिखेंगे, एफ जेड। अभी मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो बाद में 2 पाई आई में कैंसिल भी कर दूंगा, है ना। इक्वल इक्वल, देखो देखो कितना आसान, इसको बताओ क्या लिखेंगे, 2 पाई आई
अगला वाला बताएंगे विनीत कुमार, और कोई नहीं बताएगा। जब आप बोलेंगे सब खामोश रहेंगे। बताइए आप, इसको क्या लिखूं मैं? हाँ हाँ, इसको क्या लिखा जाए? जी जी बोलो जी जल्दी से, इसको मैं क्या लिखूं? पहली बात तो जेड माइनस ए बाहर कर देंगे, एफ डब्ल्यू अपान डब्ल्यू माइनस ए का होल स्क्वायर डी डब्ल्यू। अब मालूम कैसा बन गया यह? एफ जेड अपान जेड माइनस ए टू द पावर एन प्लस वन डी जेड। और इसके लिए आपको क्या बताया गया है ना? देखो देखो फॉर्मूला, एफ जेड अपान डी जेड है और पावर एन प्लस वन अगर है 2 पाई आई एफ एन ए फैक्टोरियल एन। अब देखो देखो ध्यान से, इस वाले में n की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो 1 है तो क्या लिखेंगे? 2 पाई आई, और 1 है तो एफ डैश ए। कहाँ है भाई? 1 है तो मतलब एफ डैश ए अपान फैक्टोरियल 1। अगला वाला फिर जेड माइनस ए का, इसका कोई मतलब इससे नहीं है, बाहर करो। जेड माइनस ए का होल स्क्वायर बाहर करो। अब यहाँ क्यूब है तो इससे n प्लस 1 से कंपेयर करेंगे, n का वैल्यू 2 मिलेगा ना। n प्लस 1 से कंपेयर कीजिए, n का वैल्यू 2 मिलेगा, तो जाएगा 2 पाई आई। अब यहाँ 2 हो गया ना, तो एफ डबल डैश ए अपान फैक्टोरियल 2। ये कहानी ऐसी चलती रहेगी? नहीं चलती रहेगी। 2 पाई आई सब जगह से साफ, बचा क्या? एफ जेड एफ ए प्लस जेड माइनस ए एफ डैश ए प्लस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए। ऐसे कंटिन्यू कर दें, जेड माइनस ए का क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए प्लस डॉट डॉट डॉट। ए हो गया खत्म, प्रूफ हो गया भैया। देखिए आसान था ऐसा प्रूफ, बहुत आसान था, हाँ एकदम पानी की तरह। अच्छा आप लोग शायद अब नहीं पूछना जानते, आप लोग कुछ पूछते नहीं है, तो आप लोगों को कला है पूरा एकदम, है ना, कि सर ये जो इक्वेशन फर्स्ट बनाया इसका कहीं तो यूज नहीं किया आप, है ना। जब इसका यूज नहीं तो क्यों हम इसको लिखें? देखो ऐसा क्या हुआ, एक्चुअली ये जो है ना, जेड माइनस ए अपान डब्ल्यू माइनस ए लेस देन 1 है। ये जो मैंने एक्सपांसन किया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जेड माइनस ए अपान डब्ल्यू माइनस ए के टर्म्स में ही किया है, नहीं किया है। ये जेड माइनस ए अपान डब्ल्यू माइनस ए के ही टर्म्स में किया है। अब जेड माइनस ए अपान डब्ल्यू माइनस ए लेस देन 1 है, तो ये जो सीरीज पूरी होगी ना, सीरीजें है ना, ये कन्वर्जेंट सीरीज होगी। कौन सीरीज होगी? ध्यान समझिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझिए। एक ऐसी सीरीज होगी कन्वर्जेंट। क्यों? क्योंकि मॉड जेड माइनस ए अपान मॉड डब्ल्यू माइनस ए की वैल्यू क्या है? 1 से कम है ना। इसे गुणोत्तर श्रेणी होती है ना, तो जब कॉमन रेशियो 1 से कम होगा सीरीज कन्वर्ज कर जाती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये क्या हो जाएगा? एक कन्वर्जेंट सीरीज है। और जब सीरीज कन्वर्जेंट है तब जोड़ते हैं गुणोत्तर श्रेणी में, जब कॉमन रेशियो का मान 1 से कम, एक गुणोत्तर श्रेणी तो है भैया, ये अंदर देखो, गुणोत्तर श्रेणी में जब कॉमन रेशियो का मान 1 से कम आता तब जोड़ते हैं। उसके भाई कितने टर्म्स हैं? इनफाइनाइट टर्म्स। कितने टर्म्स हैं? इनफाइनाइट टर्म्स। तो गुणोत्तर श्रेणी में जब अनंत पदों का योगफल करना होता है तब करते हैं जब कॉमन रेशियो का मान 1 से कम होता है। इंटरमीडिएट में आप जो आपने जीपी पढ़ा है, गुणोत्तर श्रेणी जो आपने पढ़ा है जीपी, उसमें आप जो ए अपान 1 माइनस आर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, वो कब लगाते हैं? जब आर 1 से कम होता है। आप नहीं समझते क्योंकि वहाँ हर क्वेश्चन में आर 1 से कम होता है, आप तुरंत लगा देते हैं। लेकिन जिस क्वेश्चन में आर का वैल्यू जैसे 2 + 4 + 8 + 16, यह गुणोत्तर श्रेणी है, यहाँ आर का वैल्यू 2 है, नहीं है 2, 4 में 2 से डिवाइड करेंगे 2 ही नहीं मिलेगा, तो आर का वैल्यू 2 है जो कि 1 से क्या है? ग्रेटर। अब कोई बोले इसके अनंत पदों का योगफल, तो नहीं करने की जरूरत होती, इसका आंसर इन्फिनिटी होगा। जिस गुणोत्तर श्रेणी में कॉमन रेशियो का मान 1 से ज्यादा होता है, ऐसे गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल नो डाउट क्लियरली 100% इन्फिनिटी, बढ़ता ही ना जाएगा भैया, अनंत तक जोड़ोगे तो अनंत आएगा। और जब घटता यही, जब कम होता आर का मान 1 से, तब हमें एक प्रॉपर वैल्यू मिलती है। तो ये कन्वर्जेंट सीरीज है, इसलिए हमने इंटीग्रेशन किया, इसीलिए इंटीग्रेशन किया, मतलब समेशन किया। मतलब क्या किया? समेशन, सम किया आपने, पदों का सम किया आपने।
है ना। और अगर यही कन्वर्जेंट नहीं होता तो आप सम नहीं करते, तब इंटीग्रेशन नहीं लगा पाते, याद रखिएगा यहाँ पे। अगर ग्रेटर देन 1 होता ना तो ये काम आप नहीं करते, ये स्टेप रुक जाता है, ये ब्लॉक हो जाता, इसका आंसर सीधे इन्फिनिटी हो जाता। बात समझ में आ रही है? समझ में आया ना कहाँ यूज किया वहाँ पे? ठीक है, नोट कर लीजिए।